देखिए, संविदा अधिनियम में कल आपका ये संविदा का निर्माण कैसे होता है ये बताया गया था। तो फिर एक बार आपका 2-4 मिनट उसको दोहरा दिया जाए। सबसे संविदा के लिए सामान्यतः 2 व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे से प्रपोजल या ऑफर या इजब या प्रस्ताव करता है। दूसरा व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है या प्रतिग्रहण करता है। जैसे ही दूसरा पक्षकार उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, वह प्रस्ताव वचन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्रतिज्ञा में या वादा में। और जब दोनों तरफ से वचन आ जाते हैं तो कल बताया गया था कि वह एग्रीमेंट बन जाता है, करार बन जाता है। और जब ये करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देता है तो अब करार न कह के उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, यानी कि संविदा कहा जाता है। अब संविदा के लिए आपका लास्ट कंसेप्ट जो रुका था वह ये था। आपका बीएचयू एलएलएम में भी पूछा गया है और इस बार पिछली बार आपका यूपी जे में भी एक क्वेश्चन आया था जो बताया जा रहा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा भंग के मामले में रेमेडी या उपचार या रिलीफ, क्या क्या रिलीफ उपलब्ध है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो एक उदाहरण पहले बनाया जाए। मान लीजिए ए ने बी से यह का संविदा की है, यानी कि विक्रय की संविदा की है। और ये अभी आपका टीपीए बताया गया तो उसी पर चला जाए। ए ने बी से आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किया है, विक्रय संविदा की है। अर्थात आसान भाषा में हम बताए थे कि विक्रय का करार किया। इसी को कहा जाता है कि हे भी 6 माह बाद मैं तुम्हें 20 लाख रुपया में ये अपना मकान मैं तुम्हें क्या करूंगा, बेचूंगा। ये विक्रय नहीं है, ये क्या कहलाएगा, विक्रय का कर नहीं, विक्रय संविदा या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या आसान भाषा में विक्रय का करार, एग्रीमेंट टू सेल। अब भाई संविदा ये हो गई तो संविदा को भंग कराइए तब न पालन हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए ने ए अपने वादे से मुकर गया, यानी कि बाद में बेचने से पहले ही ए अपने वादे से मुकर गया। तो वादे से जब मुकर गया अर्थात ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, संविदा भंग किया। तो एग्रीड पार्टी कौन हुई, आपका व्यथित पक्षकार कौन हुआ, पीड़ित कौन हुआ, तो पीड़ित कौन हुआ, बी। बी आप अधिवक्ता है, बी आपके पास जाता है और कहता है कि ए ने बेचने से संपत्ति इनकार कर दी है। वकील साहब आप मुकदमा करिए, सिविल सूट लाइए और हमारे अधिकारों की न्यायालय द्वारा रक्षा कराइए, अर्थात हमें जस्टिस दिलवाइए, हमें न्याय दिलवाइए। तो बी के पास यानी कि संविदा भंग के मामले में 4 रेमेडी उपलब्ध है, 4 उपचार उपलब्ध है। मैंने इस उदाहरण में बी के पास 4 विकल्प मौजूद हैं और वहीं चारों को देखना था हमें। पहला विकल्प ये है कि वह संविदा के विशिष्ट पालन की मांग करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग करे। अब विशिष्ट पालन समझते भी है भाई। विशिष्ट पालन की अगर मांग करता है भी तो ये जो विशिष्ट पालन की मांग का प्रावधान है ये संविदा अधिनियम से न कवर होकर ये विनिर्दिष्ट अनुतोष नियम 1963 से कवर होगा। इसका मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि जो ये कानून 1963 का है वह जर्मी बेंथम के
इस वाक्य पर आधारित है कि जो वस्तु जिसकी है वह उसे दे दी जाए। इंटरव्यू में भी पिछली बार पूछा गया था कि ये सारे का उद्देश्य क्या है, तो जर्मी बेंथम जो विद्वान है उनका कोटेशन है कि जो वस्तु जिसकी है वह उसे क्या की जाए, दे दी। तो आप लोग बताइए, आपका बी ने पैसे के लिए करार किया था ऐसे कि मकान के लिए? तो जब न्यायालय के आदेश द्वारा ये मकान बी को दिए जाने की डिक्री पारित की जाएगी तो हम कहेंगे कि इस संविदा का विशिष्ट पालन हुआ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हुआ। यानी कि जिस चीज के लिए संविदा हुई थी वही चीज दूसरे पक्षकार को क्या करना, दिलवाना। ये पहला उपचार हम बता रहे हैं संविदा भंग पर। तो बीएचयू एलएलए में क्वेश्चन बना कि संविदा भंग के मामले में मुख्य उपचार क्या है, सभी नहीं पूछा, मेन उपचार क्या है। बीएचयू एलएलए में 2 साल पहले बना था भाई, 3 साल, इस बार नहीं, 3 साल पहले हम बता रहे हैं। तो मेन उपचार है संविदा का विशिष्ट पालन, यानी कि जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, बदले में धन लेने के लिए बाध्य। तो बताइए, जब यही मकान न्यायालय के आदेश से किसको दिलवाया जाएगा, बी को, तो हम कहेंगे कि इस विक्रय की संविदा का क्या हो गया, विशिष्ट पालन। अब साम्य भी आप पढ़े हैं कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो ए का मकान तो बी को मिल रहा है, तो क्या बी को जिम्मेदारी थी, तो बी को कितना पैसा देना है, ए को 20 लाख। तो न्यायालय बी को भी आदेशित करेगा कि आप 20 लाख रुपया किसको दीजिए, ए को, और ए को क्या आदेशित करेगा कि आप अपना मकान किसको बेचिए, बी को। अब बताइए, अगर बी 20 लाख रुपया देने से इनकार करता है तो क्या प्रभाव होगा, क्या विशिष्ट पालन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई बी पर जो जिम्मेदारी है वह अपनी जिम्मेदारी भी क्या करे, निभाए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये उठा कि संविदा भंग के मामले में मुख्य उपचार क्या है। तो भाई गलत न हो, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो संविदा का विशिष्ट पालन। दूसरा उपचार देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न नहीं होगा, ये कहाँ से गवर्न हमने कराया, ये सारे। दूसरा कंपसेशन, यानी कि प्रतिकर की मांग करे, यानी कि बी ए से किसकी मांग करे, मुआवजे की। अब मुआवजा की जहाँ तक मांग की बात है, इसके लिए संविदा अधिनियम में ही प्रावधान है और 3 सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक 73, एक 74 और एक 75। तो कंपसेशन के लिए आपका 3 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, 73, 74 और 75। यहाँ से भी आपका यूपीजे, फिर बिहार इसके पहले वाले जे में आया था, क्वेश्चन आता रहता है। तीनों धाराएं आप देखिए, यानी कि व्यथित पक्षकार को ये विकल्प प्राप्त है कि संविदा भंग के मामले में वह कंपसेशन पाले, प्रतिकर पा सकता है। किसे इस उदाहरण में प्रतिकर की मांग करेगा, ए से। तो प्रतिकर के लिए अब धारा याद करिए आपसे, 73 में अपर निर्धारित प्रतिकर अनलिक्विडेटेड कंपसेशन, 74 पे पूछा गया था कि पर निर्धारित प्रतिकर लिक्विडेटेड कंपसेशन किस सेक्शन में है, सेक्शन पूछा गया था, तो कौन सा सेक्शन, 74। और अधिकार पूर्वक संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार द्वारा प्रतिकर की मांग 75 पूछा जाता है, ये भी। अब एक एक उदाहरण तीनों पर चलिए। ए ने, अब दूसरा उदाहरण ले लिया जाए।
विवाह का ही लिया जाए संविदा। इन्हें ये विवाह से माने इन्हें बी से विवाह करने का करार किया है कि हम तुमसे विवाह करेंगे, और इस बीच बी ने अपने वचन को भंग कर दिया, यानी कि विवाह करने से इनकार कर दिया, तो इस संविदा का विशिष्ट पालन नहीं हो सकता। अर्थात ए अर्थात बी ए नहीं भाई बी न्यायालय में ये मांग नहीं कर सकती कि हम ए से ही विवाह करेंगे। न्यायालय ए को आदेशित करे कि ए हमसे विवाह करे, क्योंकि जबरदस्ती विवाह करा भी दिया गया तो जयमाल से ही लातम जूतम पैजामम और क्या हो जाएगा, कहीं चप्पल जूता भी चलने लगेगा, और तब तक बाराती घराती भी आपस में कहीं क्या होंगे, लड़ जाएंगे। कोई जबरदस्ती थोड़े कि भाई लड़की का हाथ पकड़ के जयमाल डलवा दीजिए। तो इसलिए विशिष्ट पालन की तो ये सारे तो यहाँ काम नहीं करेगा। अब दूसरा आपका भी क्या वसूल सकती हैं, प्रतिकर। तो प्रतिकर के लिए देखिए 3 धाराएं हैं, ध्यान से समझिएगा। आपका पहला ये क्वेश्चन है कि अगर विवाह की संविदा हुई है और उस संविदा में कहीं ये लिखा नहीं गया है कि अगर कोई व्यक्ति इनकार करता है विवाह से तो कितना प्रतिकर का वह हकदार होगा, तो लिखा नहीं गया है संविदा में, तो कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 73, और न्यायालय उचित प्रतिकर दिलवाएगा। तो प्रतिकर की मांग करवाइए। हजूर हम कार्ड बांट दिए थे, रिश्तेदारों में चर्चा भी शुरू हो गई थी, हम व्यवस्था भी कर दिए थे, इतना टेंट इतना मिठाई इत्यादि की, ये सब नुकसान हुआ, हमारी बेइज्जती भी हुई, ये निकम्मा विवाह तोड़कर क्या हुआ, भाग गया। अतः इन सब के लिए हमें क्या दिलवाया जाए, कंपसेशन। तो अपर निर्धारित हुआ कि पर निर्धारित, तो अपर निर्धारित सेक्शन याद रखे किस धारा में, 73। अब आइए, ए और बी विवाह की संविदा किए हैं, उसी संविदा में ही ये लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विवाह के करार को ब्रीच करता है, भंग करता है, तो दूसरे पक्षकार को 1 करोड़ रुपया देगा मुआवजे के रूप में। तो बताइए संविधान में स्पष्ट लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तो 73 लागू हो गई कि 74, 74, क्योंकि ये पर निर्धारित है। अब पर निर्धारित प्रतिकर में उदाहरण आगे बढ़ा जाए, बी कितना मुआवजा मांग सकती है, तो 1 करोड़ अधिकतम मांग सकती है, उससे अधिक नहीं। अब न्यायालय कितना दिलवाएगा, अब जितना न्यायालय उचित समझे वह दिलवाएगा, लेकिन 1 करोड़ से अधिक न्यायालय नहीं दिलवाएगा, लेकिन कम दिलवा सकता है। ये न्यायालय का विवेक है, चाहे 1 रुपया दिलवाए, 1 लाख दिलवाए, 50 लाख दिलवाए, लेकिन अधिकतम कितना दिलवा सकता है, इससे अधिक नहीं। तो ये किस धारा में जाएगा, 74। अब अधिकार पूर्वक संविदा को भंग कराइए। ए अपने वचन से मुकर गया, तो बी भी अब कहेगी कि मैं भी अपने वचन से मुकर रही हूँ, यानी कि मैं भी अब तुमसे विवाह नहीं करूंगी, और अपना वचन तोड़कर भी, क्योंकि भी अपनी ओर से भी वादा तोड़ दे विवाह का, और वादा तोड़कर क्या वसूले, मुआवजा किससे वसूले, ए से। तो अधिकार पूर्वक संविदा का भंग बी ने अपनी ओर से करके मुआवजे की मांग की है, तो अगली धारा काम करेगी कौन सी, आपका 75। भाई डिटेल में नहीं जानना है, आपका शॉर्टकट में जानना है। तो 2 उपचार हो गए। ये जो उपचार है कंपसेशन का, ये कहाँ से कवर होगा, ये सारे से नहीं, बल्कि कहाँ से होगा, संविदा अधिनियम से। तो अगला मॉडल बनाइए। संविदा भंग के मामले में संविदा अधिनियम में मुख्य उपचार क्या है। देखिए मैं पूरा उपचार नहीं पूछ रहा हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में
भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में, माने दूसरे कानून में नहीं, किस कानून में? संविदा वाले कानून में मेन रेमडी क्या है? तो आप कंपसेशन मार्क कराइए। तो अगर रेमडी पूछे मुख्य, कानून का नाम न दे, तो विशिष्ट पालन, और संविदा अधिनियम में पूछे तो आपका क्या मार्क कराएंगे? कंपसेशन। भाई सतर्क रहना, बीएचयूएलएल में हल्का सा चेंज किया था। अब आइए तीसरा उपचार देखा जाए। तीसरा उपचार आपका है व्यादेश। व्यादेश का मतलब हुआ इंजंक्शन, यानी कि न्यायालय द्वारा आदेश जारी कराए। तो अगर अस्थायी व्यादेश है, टेम्पररी इंजंक्शन है, तो सीपीसी से कवर होगा। और अगर परपिचुअल है, शाश्वत है, अस्थाई है, तो वह इशारे से कवर होगा। उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो एक व्यादेश भी जारी करवा दिया जाए। देखिए उदाहरण भाई, ए ने वादा किया कि हे भी मैं अपना ये मकान तुम्हें बेचूंगा। ये अपने वादे से मुकर गया तो न्यायालय सिविल वाद दायर करे और मांग करे कि हजूर ए के खिलाफ और हमारे पक्ष में इंजंक्शन जारी करिए। और जब तक मुकदमा पेंडिंग है, जब तक मुकदमा लंबित है, जब तक मुकदमा आपका सब जुडिस है, या जब तक लिस्ट पेंडेंसी है, तब तक ए को रोक दीजिए कि वह किसी अन्य को यह मकान न बेचे। क्या जारी करके रोक दीजिए? व्यादेश। तो न्यायालय चाहे तो ए के खिलाफ व्यादेश जारी करके यह स्टे देश रोक सकता है कि आप किसी अन्य को तब तक अपना मकान नहीं बेचेंगे जब तक इस मामले में मैं फैसला न दे दूं। व्यादेश तीसरा उपचार। और चौथा उपचार संविदा भंग पर है क्वांटम मेरियट का सिद्धांत। क्वांटम मेरियट का सिद्धांत आपका पूछा जाता है, गलत न हो, किस धारा में दिया गया है? धारा 70 में। भाई गलत न हो। क्वांटम मेरियट का मतलब कि जितना काम उतना दाम, यानी कि जितना हमने काम किया है उतना दाम हम वसूलने के हकदार हैं। तो एक देखा जाए, जितना काम उतना दाम। देखिए भाई, ए ने बी से करार किया कि हे बी, तू मेरा चित्र बनाओ, और जब पूरा चित्र बना लोगे तो 10,000 रुपया इसके बदले में मैं दूंगा। बी आधा चित्र बनाया है और आधा अभी नहीं बनाया है, तब तक ये अपना वचन निभाने से इनकार कर दिया। बी को मना कर दिया कि तुम मेरा फोटो या चित्र न बनाओ। तो बी को क्या अधिकार है? जितना काम उतना दाम। तो कितना चित्र बना था? आधा। तो 10,000 में से कितना पा सकता है? 5,000। तो जितना मैं काम किया हूँ उतना क्या वसूल सकता हूँ? और याद रखिए, इसी को आ जाता है क्वांटम मेरियट। और धारा भी जरूर याद रखिए, कौन सी धारा? आपका 70। इस प्रकार आपका उपचार बता दिए गए भाई, और इसमें से चांस रहता है क्वेश्चन बनने का। आगे बढ़ा जाए, संविदा नियम को अब शुरू किया जाए। आपका इतिहास से थोड़ा शुरू किया जाए। 1872 के पहले लोग संविदा करते थे आपस में, लेकिन संविदा के लिए कोई विशेष न तो रूप था, न नियम कायदे थे। कोई भी संविदा कर सकता था। वैध कार्य के लिए भी, अवैध कार्य के लिए बच्चे भी संविदा कर लेते थे। कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने 1872 ईस्वी में संविदा का निश्चित रूप दिया और संविदा के बारे में कानून का निर्माण किया, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। याद रखें, संविदा के बारे में
आपका अब एक एक छोटी छोटी बातें शुरू किया जाए। पहले सन पर आइए भाई, कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो कानून बना है, ये किसने बनाया? अंग्रेजों ने। तो पहला क्वेश्चन यही उठता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून आज भी भारत में लागू है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? बिहार अब ऐसा क्वेश्चन बनाना शुरू किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है संविधान का अनुच्छेद 372, 372, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, संविधान पूर्व विधियों को एडाप्ट करता है, अनुकूलन करता है, स्वीकार करता है। अब इसका 372 का थोड़ा बहुत देखिए, ज्यादा नहीं। 26 जनवरी 1950 के पहले जितने कानून भारत में लागू थे, वे 26 जनवरी के बाद भी लागू रहेंगे, जब तक कि उन्हें समाप्त न कर दिया गया हो, रिपील न कर दिया गया हो, अर्थात लीगल भाषा में निश्चित न कर दिया गया हो। यानी कि इसका मतलब कि जो अंग्रेज बनाकर कानून चले गए, आज़ादी के बाद भी वे भारत में बने रहेंगे, लागू भी रहेंगे, लेकिन कब लागू नहीं रहेंगे? जब उन्हें क्या कर दिया गया हो? समाप्त। तो हमारी संविधान सभा ने केवल 2 कानूनों को समाप्त किया था, और आईपीसी, सीपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस इत्यादि को समाप्त नहीं किया। तो इनको क्यों पढ़ा जाता है? तो एक ही अनुच्छेद जिम्मेदार है, कौन सा? 372। तो बिहार में भी आपका पिछली बार जे में क्वेश्चन यहाँ से आया था कि संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, संविधान सभा ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 2 कानूनों को निरसित कर दिया, और वे कानून थे, पहला भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन एक कानून को समाप्त नहीं किया, वह अनुच्छेद 395 में नीचे लिखा गया है, प्रीवी काउंसिल वाला। तो बिहार में यही क्वेश्चन उठाया संविधान में जाकर कि प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णयों को भारत में बने रहने, प्रवृत्त रहने या वर्तमान में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है? तो वह है अनुच्छेद 395, क्योंकि उसको समाप्त नहीं किया गया है। आप संविधान के बिहार एक्ट में देख सकते हैं। भाई बिहार का भी क्वेश्चन आ गया। अब आइए आगे बढ़ा जाए। ये तो आधार बताया गया। देखिए, संविदा जो विधि है, वह क्रिमिनल विधि न होकर एक सिविल विधि है। ये भी पूछा गया है कि जो संविदा विधि हम पढ़ेंगे, ये आपराधिक विधि में आती है कि सिविल विधि में आती है कि दोनों में? तो दोनों न मार कर आइए, किस में आती है ये? आपका सिविल विधि में। यानी कि आपराधिक नहीं है, सिविल लॉ है। अब संविदा अधिनियम की पहले योजना देखी जाती है। जहां तक संविदा अधिनियम की प्लानिंग की बात है, योजना से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। संविदा अधिनियम की जो प्लानिंग है, संविदा अधिनियम को 2 पार्ट में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। पहला जो पार्ट है, वो संविदा के सामान्य नियम बताते हैं, संविदा के सिद्धांत बताते हैं, कुछ प्रिंसिपल बताते हैं, और वे जो सेक्शन रहेंगे 1 से लेकर कहाँ तक? 75। 80% जो क्वेश्चन ट्री का होगा, आपका धारा 1 से लेकर 75 तक में कवर होगा, प्री और मेंस का। और 20% क्वेश्चन अगला। आगे देखिए,
और जो दूसरा भाग संविदा अधिनियम का है, यहाँ सतर्क रहना, ये और बिहार बिहार सब जगह पूछा गया है। दूसरे भाग में आपका संविदा के सिद्धांत न देकर कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, यानी कि कुछ विशिष्ट संविदाएं दी गई हैं। तो अब जो क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहना है प्री के लिए। यहाँ से बन चुका है यूपीजे में भाई। संविदा अधिनियम का जो सेकेंड पार्ट है, उसमें जब संविदा अधिनियम 1872 में बना था, तो कितने प्रकार के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या विशेष प्रकार की संविदाएं थी? तो 5 प्रकार की थी भाई, रटे रहिए। कितने प्रकार की? 5। लेकिन 2 प्रकार की संविदाओं को आपका रिपील कर दिया गया है, और वर्तमान में केवल आपका कितने प्रकार की विशिष्ट संविदाएं संविदा अधिनियम में बची रह गई हैं? 3। तो 2 समाप्त हो गया, तो कितना बचा? 3। अब अध्याय वाइज आपको पढ़ना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल अब देखिए प्री का। संविदा अधिनियम की कौन कौन से अध्याय निरसित है, पूछा जा चुका है। तो अध्याय वाइज हम बताते हैं कब उसे समाप्त किया गया, भाई रट कर जाइएगा, कब निरसित किया गया, और कौन से अध्याय बचे हैं, किस अध्याय में क्या है, कौन सा अध्याय किस धारा से किस धारा तक है। ये सब क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। प्री के लिए क्वेश्चन यहाँ से चांस है। तो देखिए आपका अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि जब 1872 ईस्वी में, कंसेप्ट पहले बनाइए, जब 1872 ईस्वी में भारतीय संविदा अधिनियम बना था, तब इसमें आपका विशिष्ट कितने प्रकार की विशिष्ट संविदाएं थी? 5। फिर याद रखिए। लेकिन वर्तमान में बची कितनी हैं? 3। तो अध्याय वाइज हम चलते हैं। अध्याय 7 जो था, वह आपका धारा 76 से लेकर 123 तक था। अब नहीं है, याद रखिए। यानी कि चैप्टर 7 आपका सेक्शन 76 से लेकर 123 तक था, जिसमें माल के विक्रय या गुड्स के विक्रय के बारे में प्रावधान था। अभी हमने टीपीए में भी बताया, अब ये ना कहेगा कि नहीं बताया सर। यह जो अध्याय था 1930 ईस्वी में, यानी कि 1900, बता दिए 5 मिनट में खाली होंगे सर। 1930 ईस्वी में रिपील कर दिया गया, और इसकी जगह पर एक नया कानून बना, जो टीपीए पढ़ाते समय भी मैं बताया था, माल विक्रय अधिनियम 1930। याद रखिए। ये तो कौन सा अध्याय निरसित हो गया? पहला। कहाँ से कहाँ तक था? 76 से लेकर कहाँ तक? किसके बारे में था? किस सन में निश्चित हुआ? सन पूछा गया है आपका 1930। अब अगला अध्याय है अध्याय 8 आपका 124 से लेकर 147 तक है, जो इम्यूनिटी और गारंटी यानी कि क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति की संविदा के बारे में है। ये अध्याय बना हुआ है। तो भाई पूछा गया था बिहार में कि क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति की संविदा का प्रावधान किस अध्याय में है? तो अध्याय 8 मार्क कर आइएगा। सेक्शन पूछा गया, गलत न हो, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक? 124 से लेकर कहाँ तक? 147। ये जो पहली विशिष्ट संविदा है, क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति, पहली विशिष्ट संविदा मिली। आइए अध्याय आपका 9 चला जाए। लीज या गिरवी के बारे में प्रावधान है 148 से लेकर 181। गिरवी के बारे में
नहीं, उपनिधान भाई, गिरवी तो अलग इसी में है। बेलमेंट या उपनिधान के बारे में प्रावधान है, और उपनिधान के बारे में प्रावधान किस चैप्टर में है? तो चैप्टर 9 में है। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, रट कर जाइएगा। आपका 148 से लेकर 188 तक है, और नहीं 181 सही है ना, 181 तक है। और ये बताया जाएगा शुरुआती दौर में, कल थोड़ा थोड़ा बताएंगे सबके बारे में, यानी कि भाग फर्स्ट और भाग सेकंड के बारे में अभी बस तोड़ा जा रहा है, ये भी बचा हुआ अध्याय। तीसरा जो विशिष्ट प्रकार की संविदा बची है, वह आपका बची है एजेंसी। एजेंसी मतलब अभिकरण। और वह जो अध्याय, किस अध्याय में? 10 में। सेक्शन याद रखिएगा, 142 से लेकर 238, यानी कि 182 से लेकर 182 से लेकर आपका कहाँ तक दिया गया है? 238 तक बताया जाएगा एजेंसी क्या होती है। अंतिम जो अध्याय था वह 11 था, जो पार्टनरशिप या भागीदारी के बारे में था, और वह जो धारा थी 239 से लेकर 266। यह जो अध्याय था, कौन सा अध्याय? 11। ये 1932 ईस्वी में निश्चित कर दिया गया, और इसकी जगह एक नया कानून बनाया गया, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। तो बताइए कौन से अध्याय निश्चित हैं? हाँ 7, और कौन सा? 11। कितने अध्याय निश्चित हैं? मूल रूप से कितने प्रकार की विशिष्ट संविधाएं थी वर्तमान में? 3। कौन कौन 3 है आपका? देखिए बिहार का इंटरव्यू भी लोग दे रहे हैं, तीनों के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं। कई लोग कहे कि इन तीनों को थोड़ा बता दीजिए, तो इन तीनों को 2-2 4-4 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए कल बताया जाएगा। यानी कि कल आपका एक तो 1 से 75 तक थोड़ा भूमिका बांध देंगे 5-10 मिनट। दूसरा आपका अध्याय ये जो 3 बच्चे हैं ये, और तब आपका संविदा नियम कल शुरू हो जाएगा। देखिए कल प्रयास करते हैं कि सेक्शन पर आ जाए भाई, क्योंकि थोड़ा स्पीड भी और बढ़ाना है क्रैश कोर्स में। वैसे भी क्रैश कोर्स की स्पीड तभी बढ़ती है जब वैकेंसी